सब्ज रंग का हुजरा बेरंग सी कब्रों के दरमियान में हरियाली के रंग बखेर रहा था। 3-4 फुट ऊंची चार दीवारी ने किसी बुढ़िया के गरारे की मानद कोठे को घेर रखा था। ये शायद किसी फकीर का तकिया था। एक आसन था। आसन के तकिया के दरमियान में एक अलम नस्ब था। अलम से थोड़ा आगे एक माच रोशन था। अलम के झंडे फड़फड़ाते हुए हजूर बाबा फरीद सरकार की दरगाह की तरफ लहक रहे थे। अलम की तनाबू ने गेरवे रंग के झंडे को सख्ती से भींच रखा था, मगर वो थे कि बार बार दरगाह फरीद की तरफ झुक रहे थे। अलम के नीचे मच के साथ एक फकीर नाग की तरह कुडली मारे बैठा था। उसके इर्द गिर्द मैली कुचेली सी गोदड़ियों पर चंद मलंग तरंग में बैठे थे। हुसैन राज और मलका दरवेश के पीछे इस छोटे से आसन में दाखिल हुए। वो अजीज़ शाह मक्की की दरगाह में लतीफ़ वारदातों के बाद अभी संभल भी न पाए थे कि दरवेश ने एक और मस्त माहौल में पहुंचा दिया था। हुसैन राज और मलका ने इस नए मकाम पर अस्सलाम वालेकुम से अपनी आमद का ऐलान किया, मगर उनकी भेजी हुई सलामती पर किसी ने कान धरने पसंद न किए। इसी असना में उसके अक़ब में एक और मलंग भी इस तकिया में दाखिल हुआ और उसने बाआवाज़ बुलंद कहा, पीर फ़कीर तोहफ़ा या अली मदद। इस अलहोई बुलंदी और रिफत वाली सलामती पर सब लोग झूम उठे। तकिया पर मौजूद हर मलंग ने लम्हा भर के लिए अपनी अपनी मसरूफियात को तर्क करते हुए इंतहाई खुश आहंग आवाज़ में जवाब देते हुए बुलंद आवाज़ में कहा, अल्लाह अली मदद, हर घड़ी हर पलक आगे मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीछे सारी खलक। फ़कीरू दरवेशों के शायद सलाम करने के भी अपने कवायद व ज़वाबित थे। इस जवाबी सलाम ने मलंगों के साथ हुसैन राज और मलका को भी काफ़ी महजूज किया। हुसैन राज और मलका ने मसनद पर बैठे सुर्ख चूहे में घिरे मसनद नशीन फ़कीर को देखा तो फिर देखते ही रह गए। वो कोई मर्द न था, बल्कि 40-45 साल की एक औरत गुरु का रूप धारे, बालों को सिक्खों की तरह जूड़े में बांधे पटके में छुपाए बैठी थी। खातून फ़कीर के माथे पर एक नाग का बच्चा कुंडली मारे बैठा था। स्याह रंग से शायद उसने नाग की तस्वीर अपने माथे पर पेंट कर रखी थी। फ़कीर माई का बालका यानी मुरीद या तालिब आसन पर इधर उधर छोटे मोटे कामों में मशगूल था। बालके के जिस्म पर एक लंगोट के सिवा कुछ भी न था। बालके के हाथ पाँव में कंठे, गुलाबे, गले में मालाएं और लबों में अड़से सिगरेट के पीछे दांतों की कच्ची पिलाहट वाज़े नज़र आ रही थी। दांतों की ये पिलाहट बच्चे की सादगी की कहानी बयान कर रही थी। माई का बालका रूहानी मस्ती या फिर चर्स के पक्के सिगरेट और भांग के नशा में झूलता फिरता था। फ़कीर माई ने दरवेश और उसके साथ आने वाले बाबा साहब हजूर के मेहमानों का स्वागत इंतहाई खुश दिली से किया और फिर अपने लंबे चुगे की लंबी सी जेब में हाथ डालकर एक नोट निकाला और उसे अपने बालके को थमाते हुए दूध और चाय की पत्ती लाने का अमर जारी किया। माई का बालक अपने गुरु की हर बात को
अपने लिए अमर का दर्जा देता था, क्योंकि उसके लिए यही गुरु ही साईं का रूप था। साईं को पाने के लिए उसने जहर में बैठे गुरु की इस तरह ताबेदारी करनी थी कि उसका अपना आप ही गुरु की ज़ात में गुम हो जाता, तब कहीं जाकर उसे पुर इसरार दुनिया में दाखिले की इजाज़त मिलती। माई और उसके चेले के अलावा दीगर मलंगों का भी बूदोबाश फनाइयत का आईनादार था, यानी सब कुछ फरामोश, घर बार, अजीज़ व अकारिब, गमी खुशी, ओढ़ना बिछोना, सब कुछ त्यागा हुआ था, छोड़ा हुआ था, तर्क किया हुआ था। थोड़ी देर में दूध और पत्ती ला दी गई। मच पर जलती आग पर एक छोटा सा लोहे का आंकड़े नुमा चूल्हा डालकर एक मैली सी देगची लोहे के उस आंकने पर चढ़ा दी गई। चंद ही मिनटों में तकरीबन काली स्याह सूखती हुई चाय मट्टी के बेलब प्यालों में अंडेल कर मेहमानों के सामने पेश कर दी गई। मलका प्याले को बगौर देखने लगी। प्याले की खस्ता हाली और मैलापन देखकर एक बार तो उसके जी में आया कि वो चाय नोशी से साफ इनकार कर दे, मगर फिर इन बोरा नशीनों की कसम पुरसी ने उसे हर्फ इनकार लबों तक न लाने दिया, बल्कि उसने आंखें भींचते हुए चाय के प्याले को अपने लबों से लगाया। मलका के बरक्स हुसैन राज का रवैया कदरे मुख्तलिफ था। खुशबूदार जाली और सहर अंगेज आंखों ने उसके दिल को कुछ ज़्यादा ही मोम कर दिया था। वो इन जज्बों से हज उठाने में मसरूफ़ था, इसीलिए तकिया की जहरी बेपरवाहियों को खातिर में लाए बगैर उसने प्याला उठाया और उसे घटाघट पी गया। बाबा अनवर नामी फकीर ने मलंगू का तारुफ कराते हुए कहा, इस फकीर का नाम मुल्क माहिदा है। दूसरे मलंग का नाम मिठन साईं बताया गया। वो सिंध से आया था। वो बस हर वक्त मट्टी की गड़वी को किसी नकारे की तरह लकड़ियों से बजाता रहता। सस्सी के देश का ये फकीर अपनी गड़वी के नकारे से हक फरीद या फरीद की आवाज़ें निकालता रहता। उनसे आगे बैठे मलंग का नाम खाक अली था। एक लहीम शहीम कद के फकीर को हाथी साईं के नाम से मौसूम किया जा रहा था। मलंगू के नाम भी जहरी नमूदो नुमाइश से खाली थे। तकिया पर मौज में आए मलंगू ने किसी को जिस नाम से पुकार लिया वही उसका नाम पड़ गया, या फिर उनके गुरु और मुर्शिद ने उनके आबाई नाम की पहचान उनसे लेने के लिए दूसरे नाम रख दिए थे। गुरु शायद नहीं चाहते थे कि उनके चेले अपनी साबका दुनियावी पहचान के साथ फकर की दुनिया में रहें। साबका दुनियावी नाम उनको अपनी दुनियाओं के ख्याल का असीर रखते। उन मलंगों की अपनी ही बात थी, किसी की बात में कोई रब्त न था। उन्हें शायद रब्त व ज़ब्त की इतनी ज़रूरत भी न थी। उनकी मौज में जो आता वो कह डालते और उसे वो फ़कीर की मौज का नाम देते। वो अपनी मर्ज़ी के मालिक थे। वो शायद अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच, इजहार ख्याल की आज़ादी से पूरी तरह आगाह थे, और वो इस तकिया को इंग्लिस्तान का हाइड पार्क समझे बैठे थे, जहां उन्हें हर मौजू पर बेधड़क बोलने की गोया आज़ादी मुयस्सर थी। एक वक्त में इतने मवालियों की बात पर बायक वक्त कान धरना भी महाल था। हाँ, अलबत्ता वो अपनी तोता मैना कहानियों के दौरान जब कभी रुककर घनशकर सरकार के नाम के नारे बुलंद करते तो पल भर के लिए हर तरफ सन्नाटा छा जाता। मलंगू ने कलंदरी तरीक़त के तर्ज का एक नारा उनकी मौजूदगी में भी बुलंद किया। ये शायद चिश्ती सिलसिला के
कलंदरों का नारा था। एक मलंग ने झूमते हुए खुश आहंगी से कहा, बोलो बोलो सखी गंज शकर सरकार। दूसरे मलंगों ने वालेहाना अंदाज में अपने हाथों को सरों से बुलंद करते हुए जवाबन कहा, हर दिल दा दिलदार। ये खूबसूरत स्लोगन था। वो दोनों बाबा साहब के हम ज़माना दरवेश सखी शहबाज कलंदर के नारों के मुतल्लिक भी पढ़ाए थे। उन्होंने बोलो बोलो सखी लाल शहबाज कलंदर मस्त झूले लाल का नारा सुना था। इस तकिया पर भी शायद इसी कलंदराना तर्ज का नारा बुलंद किया गया था। हुसैन राज और मलका ने नवाए ज़ेर लबी से बाबा साहब की याद में बुलंद किए गए नारे को मिलाकर दोहराया, बोलो बोलो सखी गंज शकर सरकार, हर दिल दा दिलदार। वाकई ये स्लोगन कलंदरों के नारे से कहीं ज़्यादा दिलकश था। इस नारे में तो हर दिल की दिलदारी की बात थी। गंज शकर के नाम की माला जापते जापते तकिया पर मौजूद मलंगों के चेहरों पर बड़ी मासूमाना सी मुस्कुराहट औद आई। ये शायद गंज शकर सरकार के लफ्ज़ में छुपी चाशनी का असर था, मिठास का असर था। वैसे तो मलंग एक दूसरे की बात में टांके लगाने से बाज नहीं आ रहे थे, मगर अपने महबूब के नाम पर सारे हम ज़बां हो जाते और अपनी नोक झोंक को पल भर में फरामोश करके यक जान और यक कालिब होकर रह जाते। लगता था कि गंज शकर सरकार के नाम पर सबका भरपूर कंसेंसस था, सब मुत्तफिक थे, सब अल्लाह को पाने के लिए अल्लाह की प्यार वाली हस्ती बाबा फरीद सरकार की माला जपने पर राजी थे। उनका गंज शकर सरकार शायद सबका सांझा था, सबका रांझा था। ये सांझपन, ये इश्तराक ही इस छोटे से तकिए का हुस्न था। ये हुस्न की कुव्वत तासीर थी जिसने हुसैन राज और मलका को भी इस माहौल का हिस्सा बना दिया। उन्हें पाक पतन की हर बैठक अपनी आखिरी और हतमी मंजिल ही लगी थी, मगर अगली बैठक पिछले एहसासात पर औस बरसा देती। यहाँ से भी दोनों को उठना भूल गया था, मगर उनको उठाने बिठाने की जिम्मेदारी शायद दरवेश की ही थी। उसकी टाइमिंग भी खासी फिट थी। लगता था वो हर जगह एक मुनासिब वक्त तक के लिए उन्हें बिठाए रखता है और फिर महफिल की इखलाकियात को खातिर में लाए बिना उठ खड़ा होता है। यहाँ भी दरवेश साईं ने कुछ ऐसा ही किया। उनके उठते ही तकिया पर बैठे मस्त वारू ने उन्हें मुरब्बतन भी चंद सानिये और बैठने का ना कहा, बल्कि सब ने यक ज़बान होकर कुतुब कुतुब फरीद के नारे लगाने शुरू कर दिए। हुसैन राज और मलका इस नारे की बाज़गश्त में उठकर चल दिए और पीछे तकिया पर बैठे मेज़बान फिर से अपने मस्त माहौल में लंगर अंदाज हो गए।